नमस्कार मित्रों, परीक्षा आइडिया के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। विगत जो हमारी जो क्लास हुई थी वो मराठा राजसंघ को लेके थी और हम लोग पानीपत के तृतीय युद्ध को लमसम हम पूरा पढ़ चुके थे और हम लोगों ने समझा था कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो मराठों के लिए काफी हानिप्रद रहा। उससे मराठों की जो प्रतिष्ठा थी वो धूमिल हो गई। लेकिन हम यह भी इतिहास में पाते हैं कि जो योद्धा होता है ना, कहते गिरते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। मराठों के साथ भी कुछ इसी तरीके का प्रक्रम दिखाई पड़ता है। अब क्या है कि जब पानीपत का युद्ध हुआ, हमने देखा कि पंडित काशीराज पंडित उसके प्रत्यक्षदर्शी थे और उन्होंने जो वर्णन किया वो, हमने कहा था कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए कहते हैं कि प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। और पानीपत के तृतीय युद्ध से यह सिद्ध हो गया कि भारत पे, यह सिद्ध नहीं हुआ कि भारत पे कौन राज करेगा, बल्कि यह सिद्ध हुआ कि भारत पे कौन राज नहीं करेगा। ठीक है। और मराठों की इतना धक्का लगा इस युद्ध से कि उनकी प्रतिष्ठा इस प्रकार धूमिल हो गई कि वो सदियों तक चुपचाप शांत रहे। वो दैत्य जो मराठा योद्धा था वो चुपचाप शांत था और जब उसकी आंख खुली तो देखा कि उसके सामने एक नए प्रतिद्वंदी के रूप में अंग्रेज खड़े थे। उसके सामने अंग्रेजों का शासन हो चुका था या अंग्रेज अपनी प्रभुसत्ता भारत में धीरे धीरे जमाने में काबिज थे। लेकिन हम जानते हैं कि जो तृतीय पेशवा है, जो एक मजबूत पेशवा के रूप में जाने गए, ठीक है, बालाजी बाजीराव के बाद हम देखते हैं कि एक अलग पेशवा आता है माधव राय या माधव राय। माधव राय का जो कार्यकाल है 1761 से शुरू होके 72 तक का कार्यकाल, लगभग 11 वर्षों का कार्यकाल माधव राय के अंतर्गत आता है। पानीपत के हार के बाद मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना या पुनः बहाल करने का प्रयत्न जो था वो माधव राय के द्वारा किया गया। यानी पानीपत युद्ध के बाद मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। ठीक है। दूसरी चीज, हम जानते हैं कि यह वह पेशवा है जिसने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली दोनों से ही चौथ वसूला। हैदर अली से चौथ वसूलने का कार्य किया। चौथ क्या होता है ये अब आप लोग भली भांति परिचित हैं। चौथ किसको कहा जाता है, चौथ और सरदेशमुखी, ये दोनों ही चीजों से आपको परिचित मैं पहले ही करा चुका हूं कि चौथ किसको कहा जाता है और सरदेशमुखी क्या होता है। चौथ भूमि कर का कितना हिस्सा होता है और सरदेशमुखी कितना हिस्सा होता है और क्यों वसूला जाता था, किन क्षेत्रों से वसूला जाता था, इसकी भी हम बात कर चुके हैं जब आपको मैंने शिवाजी पढ़ाया था या शिवाजी के बारे में जब बात हमने किया था। ठीक है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इससे दक्षिण भारत में हम पाते हैं कि मराठों के सम्मान को पुनः स्थापित करने में सहायता मिल गई, क्योंकि हैदराबाद और मैसूर ये दो बड़े इलाके थे और इन दोनों बड़े इलाकों से माधव राय ने पुनः यहां से चौथ और वसूल करना शुरू कर दिया था। ठीक है। इसी के काल में या माधव राय का ही वह काल है जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 1772 में अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर इलाहाबाद से दिल्ली आ गया और मराठों की संरक्षिता स्वीकार कर ली थी। ये इसी का काल है, किसका, माधव राय का काल। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय
मुगल बादशाह था जिसे मराठों के संरक्षण में दिल्ली की सत्ता पर बैठाया गया। ठीक है, ये एक चीज मिलती है। फिर हम पाते हैं कि माधवराव का अपने चाचा रघुनाथ राव से थोड़ा मतभेद हो गया, क्योंकि 1765 ईस्वी में रघुनाथ राव ने मराठा साम्राज्य के विभाजन की मांग कर दी। अब जब मराठा साम्राज्य से विभाजन की मांग किए, इस बात पर रघुनाथ राव से इनका मतभेद हो जाता है। तो यहां लिख लेंगे रघुनाथ राव से मतभेद। और मतभेद किस बात को लेके? मराठा साम्राज्य के विभाजन को लेकर। विभाजन को लेकर क्या हो गया? मतभेद हो गया। यानी कि पूरी तरीके से मतभेद यहां दिखाई पड़ता है। इसी बीच 1772 में हम पाते हैं कि माधवराव की मृत्यु हो जाती है, और माधवराव की मृत्यु 1772 में क्षय रोग से होती है। क्षय रोग से मृत्यु, क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है। किनकी? माधवराव की। ठीक है, एक तो पहले चाचा ने डिमांड किया कि मराठा साम्राज्य को दो भागों में विभाजित करो। ठीक, इस बात को लेकर रघुनाथ राव और माधवराव जो तत्कालीन पेशवा था, दोनों के बीच मतभेद हो गया, चाचा और भतीजे में। अंततोगत्वा ये हुआ कि 1772 तक आते आते रघुनाथ राव क्या होते हैं? क्षय रोग, माधवराव, क्षमा करिएगा, माधवराव क्षय रोग से मर जाते हैं। इसकी मृत्यु के साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन, जो वास्तविक पतन था, वहां से प्रारंभ हो गया। माधवराव अंतिम महान पेशवा के रूप में जाने गए, या इन्हें अंतिम महान पेशवा, अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। अंतिम महान पेशवा के रूप में इन्हें जाना जाता है या कहा जाता है। उनकी मृत्यु के बाद मराठा राज्य गहरे संकट में आ गया, और इतिहासकार एक हैं ग्रांड डफ। ग्रांड डफ ने लिखा कि माधवराव के बारे में, कि माधवराव की जब मृत्यु हुई, यानी कि पेशवा की इतनी शीघ्र मृत्यु पानीपत के तृतीय युद्ध क्षेत्र में मराठों की पराजय से कहीं अधिक घातक सिद्ध हुई। ग्रांड डफ ने लिखा है कि उससे भी ज्यादा घातक ये सिद्ध हुई है। ठीक है, अब इनके बाद जो अगले पेशवा हैं वो हैं नारायण राव। तो जरा नारायण राव को देखते हैं। एक वर्ष के लिए पेशवा रहे 1772-73 तक। ठीक है, तो नारायण राव को देख लेते हैं कि इनकी क्या खास बात है नारायण राव की। देखिए, नारायण राव माधवराव की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई है। उनका छोटा भाई, ठीक, जिसका नाम था नारायण राव। नारायण राव था। ठीक है, ये नारायण राव पेशवा बना दिया गया। लेकिन 1773 ईस्वी में उसके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या कर दी।
इनका इतिहास समाप्त इतने में। ठीक है। माधवराव की मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई जिसका नाम है नारायण राव, लेकिन ये नारायण राव पेशवा तो बना, लेकिन इनके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए इनकी हत्या कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला पेशवा है माधव नारायण राव। ठीक है। कौन? माधव नारायण राव। यानी नारायण राव की मृत्यु के बाद कह सकते हैं कि नारायण राव की मृत्यु के बाद जन्मा उसका पुत्र माधव नारायण राव पेशवा बना। कौन? माधव नारायण राव। और ये पेशवा काफी लंबे समय तक रहा, 74 से लेके 95 तक रहा। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मराठा राज्य की देखभाल के लिए इन्हीं के समय 12 भाई परिषद, 12 भाई परिषद किसके नेतृत्व में? नाना फडणवीस के नेतृत्व में। चूंकि यह जो पेशवा है यह अल्पवयस्क था। कौन? माधव नारायण राव। ठीक है। तो उसकी देखभाल के लिए ये 12 भाई परिषद या 12 भाई काउंसिल की शुरुआत मराठों के द्वारा की गई। ठीक है। दूसरी चीज, जो प्रमुख या कहिए जो प्रमुख मराठा सरदारों की एक बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो मराठे होंगे या जो मराठा अल्पवयस्क जो हमारा पेशवा है उसकी देखभाल के लिए नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक परिषद बनाई जाएगी जिसे 12 भाई परिषद कहकर संबोधित किया गया। और उसमें प्रमुख मराठा सरदारों को कुछ संघर्षपूर्ण चुनौतीपूर्ण कार्यों को दिया गया। ठीक है। देखिए होता क्या है कि जो प्रमुख मराठा सरदारों की इस चुनौती का सामना करने में अपने को असमर्थ पाकर ये 12 भाई परिषद के डर से एक व्यक्ति भागता है। ठीक, चूंकि पहले भी वो हत्या कर चुका है, नाम था रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव पूना से जब 12 भाई परिषद का गठन हुआ तो वहां से पूना से भाग निकला। वो जानता था कि अब जो 12 भाई परिषद है यानी कि उसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि 11-12 मेंबर थे। ठीक, और ये सभी बड़े मराठा सरदार थे और उनका गठन ही किया गया था रघुनाथ राव के कृत्यों के अंकुश लगाने के लिए। और उनका सबसे बड़ा काम था माधव नारायण राव जो अल्पवयस्क पेशवा है उसको संरक्षित करना। ठीक है। तो हम पाते हैं कि रघुनाथ राव पूना से भागने पे 12 भाई परिषद के कारण मजबूर हुआ और बंबई जाकर नाना फडणवीस के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगने लगा। जब देखा कि 12 भाई परिषद उस पर चढ़ रहा है या उस पर ज्यादा बल दे रहा है, चूंकि इसकी रक्षा के लिए 12 भाई परिषद का निर्माण किया गया था, तो नाना फडणवीस 12 भाई परिषद का एक बड़ा लीडर है। ठीक है। अब माधव नारायण राव का संरक्षण करना पहला इसका कार्य है और दूसरा कार्य इसका यह है कि मराठा साम्राज्य को भी संरक्षित करना। इस बीच में हम पाते हैं कि ये जो रघुनाथ राव था जिसने नारायण राव की हत्या की थी, इसके पहले वाले जो पेशवा थे, अब वो पूना से भागकर नारायण, यहां लिख लेते हैं रघुनाथ राव पूना से भागकर मुंबई गया तथा नाना फडणवीस विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगा। ठीक है। अब देखिए यहां से वो रास्ता है जहां मराठा साम्राज्य के आंतरिक मामले में दखलंदाजी करने का अधिकार अंग्रेजों को मिलेगा। ठीक, यही से शुरू होगी संघर्ष की कहानी।
ठीक, उसके बाद हम समझेंगे कि अंग्रेज और मराठों का संघर्ष, सूरत की संधि, ये ही लिखा हुआ है, गलत है, सूरत की संधि, ठीक है, सूरत की संधि 1775। लेकिन उसके पहले हमें यह जानना होगा कि रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा, पेशवा बनने की लालसा, नाना फडणवीस से उसका आमना सामना होना, 12 भाई परिषद का हस्तक्षेप, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भूमिका तैयार करती हैं अंग्रेजी हस्तक्षेप मराठा साम्राज्य में कैसे हुआ, इस बात की कि कैसे आखिर उनके बीच संघर्ष हुआ। अंग्रेज और मराठों का संघर्ष बड़ा ही दिलचस्प है। ये बात समझनी होगी कि बंबई की अंग्रेजी सरकार ने गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की सलाह लिए बिना रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए 1775 ईस्वी में सूरत की संधि की। और इसी समय बंबई काउंसिल का जो अध्यक्ष था उसका नाम था हार्नबी। क्या नाम था बंबई काउंसिल का अध्यक्ष? हार्नबी। वैसे बंबई को 60 टापुओं का नगर कहा गया है। और आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था, जब विदेशी जो यूरोपीय आगमन का जो भारत में क्रम है, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगीज, तो मैंने बताया कि वो कुछ न कुछ भारत में भी अपने लिए ही कर रहे हैं, लेकिन कर रहे थे। जैसे नवीन नगरों की स्थापना, जैसे मुंबई की स्थापना, मद्रास की स्थापना, पांडिचेरी की स्थापना, कलकत्ता की स्थापना, उसी में हम एक चीज जानते हैं, मद्रास और बंबई, खासकर बंबई हमारा विषय है। तो गेराल्ड अंगियार, गेराल्ड अंगियार एक ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा बंबई बसाई गई थी। बंबई में अंग्रेजों की एक काउंसिल हुआ करती थी, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी। और उस समय जो काउंसिल थी उसका अध्यक्ष जो था उसका नाम था हार्नबी, जो बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी का या ईआईसी का अध्यक्ष था। उससे कहते हैं कि पेशवा बनने के लिए 1775 में सूरत की संधि की गई और बंबई और अंग्रेजी सरकार ने या उनका जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की सलाह के बिना ही रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का निर्णय ले लिया और इसीलिए सूरत की संधि की गई थी। ठीक है, जरा इसको हटाते हैं, सूरत की संधि पे आते हैं सीधा कि सूरत की संधि क्या थी। ठीक है, इसको जरा समझते हैं कि सूरत की संधि की कौन कौन सी विशेष बातें हैं। देखिए, मार्च 1775 में ठीक सूरत की संधि की गई। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जब सूरत की संधि की गई तो सूरत की संधि के समय बंबई में जो गवर्नर जनरल था उसका नाम है हार्नबी। हार्नबी यही गवर्नर था उस समय। ठीक है, हार्नबी। और ये बंबई वाला जो क्षेत्र था उसकी देखभाल के लिए था। ठीक है, हार्नबी। अब इसने 7 मार्च 1775 को संधि किया। ठीक है, ये संधि क्या थी कि 7 मार्च 1775 ईस्वी को रघुनाथ राव, जिसे यदे कदे रघोवा भी कहा गया है, रघोवा और बंबई सरकार के बीच यह संधि हुई। ठीक, यानी कि यह संधि किस लिए? मराठों पर आक्रमण के लिए यह संधि तैयार की गई। यह भूमिका किस लिए बन रही है? ताकि अंग्रेज मराठों में हस्तक्षेप कर सकें। तो यह संधि अंग्रेजी सरकार तथा रघुनाथ राव के मध्य हुई। ठीक है, 7 मार्च 1775 को। अब क्या है, इस संधि में कुल 16 शर्तें निर्धारित हुई। निर्धारित हुई। ठीक है, 16 शर्तें। ठीक है, काफी बड़ी संधि दिखती है।
इस संधि में यह तय हुआ कि अंग्रेज 2500 सैनिकों के साथ रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। क्या करेंगे? अंग्रेज कुल 2500 सैनिकों के साथ, ठीक, रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। पच्चीस सौ सैनिकों के साथ 2500 सैनिकों के साथ रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, अब ये बात सोचने वाली है कि यहाँ पे दिया गया 2500, ठीक है, 2500 सैनिकों के साथ कौन? अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, इस सब चीज को सोचिएगा। अब 2500 सैनिकों के साथ क्यों पेशवा बनाने में मदद करेंगे? क्योंकि उनको भी मालूम था कि पहले से ही पेशवा तय था और रघुनाथ राव क्या था? वो उसका विरोधी था। ठीक है, तो हम पाते हैं कि मदद करेंगे जिसका व्यय रघुनाथ राव को वहन भी करना होगा। अगर ये 2500 सैनिक युद्ध लड़ने जाते हैं तो इसका व्यय आएगा, और इसके व्यय को कौन वहन करेगा? इस युद्ध के व्यय को रघुनाथ राव वहन करेगा। ठीक है, ये बात कही गई कि भाई रघुनाथ राव क्या करेगा? इस व्यय को वहन करेगा। इसके बदले में सालसेट और बेसिन के आसपास के टापू और सूरत और भड़ौच के आय अंग्रेजों को प्राप्त होनी थी। यानी जो ये व्यय भी करेंगे, साथ ही सालसेट एक जगह है, ठीक है, सालसेट और बेसिन, ठीक है, सालसेट और बेसिन के जो आसपास का जो टापू है, साथ ही सूरत और भड़ौच की जो आय है वो भी अंग्रेजों को प्राप्त होनी थी। इस संधि में यह भी तय हुआ कि बंगाल और कर्नाटक में मराठे आक्रमण नहीं करेंगे। जब रघुनाथ राव यानी रघोबा को अंग्रेज पेशवा बना देंगे तो यह शर्त थी कि उन्हें इस बात को मानना होगा। उसको भी नोट कर लीजिएगा। कहां कहां? तो सालसेट और बेसिन के साथ ही साथ हम जानते हैं कि सूरत और जो भड़ौच का जो एरिया है वहां पे भी जो होगा अधिकार किसका होगा? अंग्रेजों का होगा। यानी उसके आसपास यानी सूरत और भड़ौच की आय अंग्रेजों को प्राप्त होनी थी या दिया जाना था, इस तरीके की बात की गई थी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इस संधि में यह सबसे बड़ी चीज तय हुई कि रघोबा यानी कि रघुनाथ राव अगर पेशवा बन जाते हैं तो उन्हें बंगाल और कर्नाटक में मराठे आक्रमण नहीं करने होंगे। ये भी उनको शर्त मानना था। ठीक, अब इसके लिए प्रथम आंग्ल और मराठा युद्ध होता है। ठीक है, देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो होगा उसकी पृष्ठभूमि बड़ी अलग तरीके से तैयार होती है। ठीक है, उस चीज को जरा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि कैसे उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। ठीक है, देखिए कहते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी, यानी यह युद्ध सूरत की संधि के अनुसार कर्नल किटिंग के नेतृत्व में, एक कर्नल किटिंग है, यानी सूरत की संधि के अनुसार जो बातें तय हुई हैं उसके अनुसार कर्नल किटिंग के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना सूरत पहुंची। पहली चीज, 18 मई 1875 ईस्वी को एक मैदान है आरस का मैदान, जानते होंगे आप लोग, कुछ पढ़े होंगे। आरस के मैदान में अंग्रेज और मराठों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। ठीक, जिसमें जो पहला युद्ध था, इस युद्ध में मराठे पराजित हो गए, लेकिन अंग्रेजों का जो मराठा क्षेत्र पे अधिकार नहीं हो सका।
फिर 1778 ईस्वी में बंबई की अंग्रेजी सरकार ने पुनः मराठों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। इस बार उनके साथ वारेन हेस्टिंग जैसा व्यक्ति दिखाई पड़ता है, यानी वारेन हेस्टिंग ने भी बंगाल से एक सेना इनकी सहायता के लिए भेज दिया। ठीक है। फिर तेलगांव के युद्ध में बंबई की अंग्रेजी सेना मराठों से पराजित हो गई। तेलगांव के युद्ध में परिणाम स्वरूप 1779 में बड़गांव की संधि हुई, यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में फाइनली अंग्रेजों से मराठों ने बाजी मार ली और परिणाम स्वरूप 1789 में बड़गांव की संधि हुई। ठीक। और बड़गांव की संधि क्या है जरा सा उसको देखेंगे, उसके पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अब क्या है, 1775 से 1782। ठीक। इसमें क्या तय किया गया कि सूरत के संधि के अनुसार अब सूरत की संधि के अनुसार क्या तय हुआ था, तो वहां पे बात था कि 2500 जो अंग्रेज सैनिक हैं उनके साथ अंग्रेज उनकी सहायता से क्या करेंगे, रघोबा को पेशवा बनाने का उत्तरदायित्व जो लिया था। तो यहां पे पाते हैं कि सूरत की संधि के अनुसार कर्नल किटिंग के नेतृत्व में, किसके, कर्नल किटिंग, कर्नल किटिंग के नेतृत्व में हम पाते हैं कि एक अंग्रेजी सेना सूरत पहुंचती है। सूरत में क्या करती है, पहुंचती है। ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 18 मई 1875 ईस्वी को आरस के मैदान में अंग्रेज सेना और मराठा सैनिक आमने सामने होते हैं, यानी कि दोनों के मध्य भीषण युद्ध होता है। भीषण युद्ध। ठीक। इस युद्ध में हम पाते हैं कि मराठे पराजित होते हैं। पराजित होते हैं। ठीक है। मराठे क्या हो गए, इसमें पराजित हुए, लेकिन अंग्रेजों को मराठा क्षेत्र पे अधिकार नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। ठीक है। फिर 1778 ईस्वी में बंबई की अंग्रेजी सरकार ने पुनः मराठों से युद्ध आरंभ कर दिया। कब पाते हैं, ये 1700, ध्यान रखिएगा 1775, इसको 1875 नहीं करेंगे, इसको 1775 रखिएगा, 18 मई 1775। ठीक है। अब 1778 ईस्वी में, ठीक है, कभी कभी हमसे भी लिखने में 7 को 8 हो जाता है। ठीक है। उससे
ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। जो मूल तारीख है 1775, चूंकि हम लोग 1775 ऊपर हेडलाइन में दिया गया है। 1778 ईस्वी में बंबई की अंग्रेजी सरकार ने पुनः मराठों से युद्ध आरंभ कर दिया। पुनः मराठों से युद्ध आरंभ कर दिया। ठीक है, पुनः युद्ध क्या किया? आरंभ कर दिया। अब यहां से जब अगर युद्ध आरंभ हो गया तो कुछ चीजें और सामने आ गई। क्या सामने आई भाई? हम पाते हैं कि न केवल युद्ध आरंभ हुआ, बल्कि वारेन हेस्टिंग ने भी बंगाल से एक सेना इनकी सहायता के लिए, यानी कि अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए भेज दी। अंग्रेजी सेना भेजा इनकी सहायता हेतु। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि 1878 में मुंबई की अंग्रेजी सरकार के लिए किसने मराठों के विरुद्ध अपनी सेना भेजी थी बंगाल से? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, इसकी सहायता के लिए भेजा। फिर तेलगांव के युद्ध में बंबई की अंग्रेजी सेना मराठों से पराजित होती है। किस युद्ध में? तेलगांव। पराजित होती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप अब 1779 को एक संधि होती है जिसे कहते हैं बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि। ठीक है, इसको जरा लिखिएगा फटाफट। ठीक है, देखिए यहां पर हमने पूरी कहानी को बोला और बताया कि परिणाम स्वरूप 1779 में बड़गांव की संधि होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब ये युद्ध चल रहा था, यानी एक लंबे काल को कहीं ना कहीं ये डिनोट कर रहा है, 1775 से लेके 1782 तक के काल को। तो देखिए, जब 75 में पहली बार आरस के मैदान में जब युद्ध झड़प हुई थी, उसी समय अंग्रेजों और मराठों के मध्य एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि पहले शिवाजी के समय भी हुई है, वो मुगलों से हुई है, लेकिन ये पुरंदर की दूसरी संधि है जो 1 मार्च 1776 ईस्वी को होती है। यानी कि कलकत्ता काउंसिल ने बंबई सरकार की सूरत की संधि को मानने से जब इनकार कर दिया और कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार की ओर से एक व्यक्ति नियुक्त किया गया पुनः संधि करने के लिए, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग, और वारेन हेस्टिंग ने पूना दरबार में कर्नल अपटन को भेजकर पुरंदर की संधि की। और इस संधि की जो शर्त थी वो कुछ इस प्रकार से थी। किस संधि की? पुरंदर की संधि की। यानी कि 1 मार्च को ही एक संधि की गई थी। ठीक है, 1 मार्च 1776 को। अब देखिए जरा समझिए, पहले इसको आप समझ लिए, अब संधि पे आ जाते हैं सीधा। ठीक है, हमने कहा
कि 1775 से लेके लगभग 1782 तक ये हम पढ़ रहे हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए मराठों के युद्ध में कुछ नहीं है, बस उनकी संधि में सब कुछ छिपा हुआ है। और 1775 से लेके 82 तक, ठीक। और यहाँ पे संधि की तर्ज पे, अब कारण तो पूरा हमने बता दिया आपको। संधि यहाँ दो तरीके की दिखाई देगी। पहली जो संधि है, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जैसे शुरू हुआ 75 में, वैसे ही 1 मार्च 1776 को की गई पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को, ठीक है, पुरंदर की संधि की गई, ठीक है। अब यह संधि इसलिए की गई थी कि अंग्रेजों की जो कलकत्ता काउंसिल ने बंबई की जो सूरत की संधि जो थी उसको मानने से इनकार कर दिया था। यानी जो सूरत की संधि 1775 में की गई थी उसको मानने से इनकार कर दिया। कारण क्या था? अब बात युद्ध था रघोबा का। अभी यहां पर रघोबा यानी कि रघुनाथ राव ने जो अंग्रेजों से संधि किया था, सूरत की संधि, किस लिए? ताकि मराठा साम्राज्य में विभाजन को क्या कर सके, सही उत्तरदायी ठहरा सके या बलपूर्वक मराठा साम्राज्य का दो भागों में विभाजन कर सके। वहीं 12 भाई परिषद नाना फडणवीस के नेतृत्व में रघुवा का जो विरोध कर रही है और वो चाहती नहीं कि उनके आंतरिक मामलों में कोई बाह्य शक्ति हस्तक्षेप करे या वो रघुवा को या रघुनाथ राव को किसी भी तरीके का आधा राज्य देने के लिए तैयार नहीं थे। इस क्रम में हम कुछ चीजें और पाते हैं। अब जैसे यहां पर कहने वाली चीजें क्या है, जिस तरीके से मैंने कहा कि यहां संधि पे विशिष्ट ध्यान देना है। संधि पे विशिष्ट ध्यान क्यों देना है भाई? क्योंकि संधि एक 75 से 82 के मध्य युद्ध हो रहा है और प्रथम संधि हम देख रहे हैं कि पुरंदर की संधि है जो 1 मार्च 1776 को हुई। उसके अनुसार हम पाते हैं कि पूना दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल अपटन को भेजा गया। किसको? कर्नल अपटन। अपटन को भेजा गया। कहां? पूना दरबार में। पूना दरबार में। अब कर्नल अपटन ये व्यक्ति किसका है, आदमी किसका है? तो हम कहते हैं ये वारेन हेस्टिंग का आदमी था। कौन? कर्नल अपटन। और उसने संधि की कुछ शर्तें रखवाई। संधि की पहली शर्त थी कि इसके द्वारा सूरत की संधि रद्द की जाती है। पहली चीज, सूरत की संधि रद्द की गई, पहली बात हुई इसमें, ठीक। दूसरी बात क्या थी? देखिए इसमें दूसरी बात थी कि अंग्रेजों द्वारा साष्टी और भड़ौच के राजस्व के रखे जाने की बात मान ली गई। यानी सालसेट या साष्टी, सालसेट और भड़ौच, अब सालसेट और भड़ौच में हुआ था क्या कि वहां के राजस्व यानी कि कर के रखे जाने की बात मान ली गई, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा, कि सालसेट और भड़ौच का जो राजस्व है वो राजस्व रखे जाने पर वो सहमत हो गए। सहमत हो गए, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है कि जो पूना की संरक्षक समिति, जिसे 12 भाई परिषद कहा गया था, तो कहते हैं कि पूना की संरक्षक समिति ने अंग्रेजों को युद्ध के खर्च आपूर्ति के रूप में 12 लाख रुपया नगद देना स्वीकार किया। यानी कि पूना की संरक्षक समिति ने अंग्रेजों को 12 लाख रुपए देना स्वीकार किया, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है इस संधि की?
ये तीन बातें हुई। तीसरी बात क्या है, या चौथी बात कहिए, अंग्रेजों ने रघोबा यानी कि रघुनाथ राव के पक्ष को छोड़ दिया। ठीक है, और रघोबा का पेशवा की सरकार से 25,000 रुपए मासिक पेंशन लेकर गुजरात के एक गांव है कोपर गांव, गुजरात में कोपर गांव नामक स्थान में रहना तय किया गया। यानी कि अंग्रेजों ने रघोबा का पक्ष छोड़ दिया। रघोबा यानी रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया तथा रघोबा को 25,000, अभी 25,000 रुपया इसको पेंशन दिया गया कि भाई 25,000 रुपया मासिक पेंशन तय किया जा रहा है और तुम अब चुपचाप एक गुजरात के कोपर गांव में रहोगे। ठीक, भेज दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहां क्या क्या है, चीजें कैसे कैसे आ रही हैं जरा देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82 और पहली संधि पुरंदर की संधि। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ क्यों? क्योंकि सूरत की संधि हुई थी, और सूरत की संधि कब हुई थी? 75 में। और किसके किसके मध्य हुई थी? तो बंबई की जो अंग्रेजी सरकार थी यानी कि वहां का गवर्नर जनरल जो था, और दूसरा रघोबा यानी रघुनाथ राव के मध्य हुई थी। और किस लिए? ताकि रघोबा या रघुनाथ राव क्या कर सके, अपना हक प्राप्त कर सके, या आधा मराठा राज्य क्या कर सके, प्राप्त कर सके। अब देखते हैं कि सूरत की संधि, इसके तहत पुरंदर की संधि के तहत सूरत की संधि की जो मान्यता थी उसी को रद्द कर दिया गया। साथ ही सालसेट और भड़ौस का जो कर राजस्व रखने की जो बात थी वो अंग्रेजों को अपने पक्ष में रखने पे ही वो क्या हुए, सहमत हुए। फिर पूना संरक्षक समिति ने अंग्रेजों को 12 लाख रुपया देना स्वीकार किया, ठीक, ताकि युद्ध हार जाना हो सके। फिर अंग्रेजों ने राघोबा का पक्ष छोड़ दिया या त्याग दिया, और राघोबा को 25,000 रुपए मासिक वेतन देकर तय किया गया कि वो गुजरात के कोपर गांव में जाकर रहेगा। ठीक है, लेकिन हम पाते हैं कि यह संधि कार्यान्वित नहीं हुई थी। ठीक, और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, युद्ध हुआ, जो आप पीछे की कहानी पढ़े थे। ठीक, वो युद्ध हुआ। ठीक, युद्ध हुआ, जब युद्ध हुआ तो हम पाते हैं कि दोनों के मध्य एक अन्य संधि तय की गई, और वह थी बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि 1779 यानी 1779 ठीक में हुई। इस संधि में यह निश्चित हुआ कि 1773 ईस्वी में बंबई सरकार के द्वारा जीती गई सारी भूमि क्या की जाएगी, लौटा दी जाएगी। साथ ही बंगाल में पहुंचने वाली फौज हटा ली जाएगी, और सिंधिया को भड़ौच के राजस्व का एक भाग मिलेगा, या सिंधिया को भड़ौच के राजस्व का एक भाग दिया जाएगा। ठीक, बड़गांव की अपमानजनक संधि को हेस्टिंग ने मानने से इनकार कर दिया। ठीक, उस समय चूंकि गवर्नर जो अंग्रेजी गवर्नर था वारेन हेस्टिंग था, और उसने शीघ्र ही मराठों के विरुद्ध बंगाल से कर्नल गार्डर्ड, एक है कर्नल गोडार्ड, आपने सुना होगा, उसके नेतृत्व में एक सेना भेजी, कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में। और इसने 15 फरवरी 1780 ईस्वी को अहमदाबाद पर तथा 11 दिसंबर को बसई पर कब्जा कर लिया। ठीक, एक के बाद एक दो क्षेत्रों पर क्या किया गया, कब्जा किया गया, और ये दोनों ही क्षेत्र कहीं ना कहीं मराठों के अधीन थे। ठीक, हम पाते हैं कि वारेन हेस्टिंग ने बंगाल से कैप्टन पोपोहम, एक नाम है कैप्टन पोपोहम के नेतृत्व में एक दूसरी सेना भेजी, और इस सेना ने 3 अगस्त 1781 को ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर का क्षेत्र भी कहीं ना कहीं मराठों के ही अधीन था। फिर जनरल कैमेक, एक नाम मिलता है जनरल कैमेक, तो कैमेक ने भी 16 फरवरी 1781 ईस्वी को सिपरी यानी कि आधुनिक शिवपुर में सिंधिया को शिकस्त दे डाली। यानी
मराठों की जो क्षेत्रीय सत्ता थी उनको कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने पूर्ण रूप में धक्का देने का पूरा प्रयास किया। ठीक, तो हम कह सकते हैं बड़गांव की संधि। तो इस संधि में यह निश्चित हुआ कि 1773 में बंबई सरकार द्वारा जीती गई सारी भूमि क्या की जाएगी, लौटा दी जाएगी, और बंगाल से पहुंचने वाली जो फौज है वो भी हटा ली जाएगी। ये पहली शर्त थी। तथा सिंधिया भड़ौज के राजस्व का एक भाग सिंधिया को मिलेगा। यह संधि वारेन हेस्टिंग को अपमानजनक लगी। ठीक है, तो बड़गांव की संधि भी क्या होती है, खत्म होती है, या उस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं होती है। अब देखिए, हमने कहा था कि 1781 में सिपरी यानी कि शिवपुर, जहां पे सिंधिया को शिकस्त दी गई थी और वारेन हेस्टिंग के द्वारा एक जनरल कैमेक के नेतृत्व में जो आर्मी भेजी गई थी उसने किया। अब महादजी सिंधिया मराठा संघ के नेतृत्व की आकांक्षा रखता था, इसलिए वह अंग्रेजों से संधि स्थापित करने की चेष्टा करने लगा। कहने लगा, सोचने लगा कि अब वो मराठों को बिन बताए क्या करेगा, संधि करेगा। यानी महादजी सिंधिया मराठा संघ के नेतृत्व की आकांक्षा रखता था, यानी कि वो चाहता था कि वो स्वयं पेशवा बने, इसीलिए वह अंग्रेजों से संधि स्थापित करने की चेष्टा करने लगा। अब जो काम रघोबा या रघुनाथ राव कर रहा था वही काम अब सिंधिया करने लगा। अंततः अंग्रेज और पूना सरकार के बीच एक सालाबाई की संधि हुई, जिसे 1782 में पढ़ा जाता है सालाबाई की संधि। ठीक है, अब सालाबाई की संधि क्या है, 17 मई 1782 को यह संधि पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच हुई। इसको हटाते हैं, जरा आते हैं सालाबाई की संधि पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सालाबाई की संधि, ठीक है, सालाबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी। ठीक है, इस संधि में क्या तय किया गया, देखिए पहले ये समझिएगा, यह संधि पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच हुई। अंग्रेजों के मध्य हुई। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हुआ। समाप्त हुआ। ठीक है, इस संधि की कुछ प्रमुख शर्तें थी, वो इस प्रकार है। सालसेट द्वीप तथा थाना का दुर्ग अंग्रेजों को दिया जाएगा, पहला शर्त। दिया जाएगा। ठीक है, पहली चीज, अंग्रेज रघुनाथ राव का साथ छोड़ देंगे। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त क्या थी इस संधि की, रघुनाथ राव पर खर्च की गई राशि यानी 12 लाख रुपया पूना दरबार अंग्रेजों को देगा।
पूना दरबार देगा। ठीक है, फिर चौथी चीज, चौथी महत्वपूर्ण चीज क्या है भाई? तो हम पाते हैं यहां यह भी करने का प्रयास किया गया कि रघोबा को या रघोबा को 3.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी, अभी बात हुई। रघोबा यानी रघुनाथ राव, 3.5 लाख वार्षिक पेंशन। दी जाएगी। ठीक है, पांचवा, बंबई और दक्षिण में एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे। बंबई व दक्षिण में एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम पाते हैं कि इस संधि का असर ये हुआ कि 20 वर्ष तक दोनों पक्षों में शांति बनी रही। शांति बनी रही। ठीक है, दोनों ही पक्ष एकदम शांत रहे, चुपचाप रहे। ठीक है, अब यहां से एक नया प्रक्रम शुरू हुआ। प्रक्रम क्या शुरू हुआ? एक पेशवा बनेगा 1795 से 1818 तक। अंतिम पेशवा है, नाम है बाजीराव द्वितीय। ठीक, जब बाजीराव द्वितीय पेशवा बनेगा उसी समय हम पाते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होगी। ठीक, तो अब यहां से सीधा पहुंचते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। ठीक है, इसे हटाते हैं, सीधा उस पे आ जाते हैं। जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हम पढ़ते हैं तो इसकी तिथि 1803 से 5 तक। ठीक है, यानी कि 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। किसकी? नाना फडणवीस, ध्यान रखिएगा। देखिए, नाना फडणवीस, अभी हमने कहा था 12 भाई परिषद, उसी का नेतृत्व वे कर रहे थे। तो नाना फडणवीस की जब मृत्यु हुई तो 12 भाई परिषद में भी क्या होगा? अव्यवस्था आ जाएगा, क्योंकि उसका नेतृत्व शुरुआत में इनके हाथों में था। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद पूना दरबार जो था षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। पूना दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। केंद्र बन गया। ठीक, यानी कि पूना दरबार में तमाम तरीके के षड्यंत्र होने लगे। अब देखिए, इसी बीच में जो पेशवा था वो बाजीराव था। मैंने कहा कि 1795 से लेके 1818 तक यह अंतिम पेशवा, और कहते हैं नाम के जस्ट अपोजिट हमने जिस बाजीराव को पहले पढ़ा था उसे हमने बताया था कि लगातार 42 लड़ाइयां और एक भी लड़ाइयां नहीं हारा। उसी के जस्ट अपोजिट ये पेशवा दिखाई पड़ेगा। ये सबसे दीनहीन
और इसके लिए बड़े ही मराठा इतिहास में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पाते हैं कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और एक अन्य व्यक्ति है जिसका नाम है दौलत राव सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया और उसे नीचा दिखाना चाहा। इसी बीच में घटना होती है क्या कि पेशवा बाजीराव द्वितीय बाजीराव द्वितीय, ठीक। अब बाजीराव द्वितीय है तो इसका कार्यकाल तो हमने कहा 1795 से 1818, ध्यान रखिएगा 1795 से 1818 तक इसका कार्यकाल है। ठीक है, बाजीराव द्वितीय का। लेकिन यह दौलत राव सिंधिया से मिलकर क्या करता है, दौलत राव सिंधिया से मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया, एक संयुक्त मोर्चा होलकर को नीचा दिखाना चाहा। क्या है, इसी बीच पेशवा बाजीराव द्वितीय जिसका कार्यकाल 1795 से 1818 है ने दौलत राव सिंधिया से मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाकर होलकर को नीचा दिखाना चाहा। ठीक, होलकर यानी कि हम जानते हैं कि पेशवा है, सिंधिया है, होलकर हैं, भोसले हैं, इसमें भी कई मराठा सरदार हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 12 भाई परिषद का जब गठन होगा तो अलग अलग जो लोग जुड़े हुए हैं उससे, यानी मराठों का जो एक एक खेमा या जत्था जुड़ता है उस सबका कहीं ना कहीं उसमें उपस्थिति है। और हम पाते हैं कि नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद वो क्या होता है, 12 भाई परिषद कमजोर हो जाता है और पूना दरबार षड्यंत्रों का एक अड्डा बनकर रह जाता है। फिर हम पाते हैं कि 1802 ईस्वी में पूना के निकट हुए युद्ध में होलकर ने जो ये संयुक्त सेना को क्या किया, पराजित कर दिया। जो संयुक्त सेना बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया ने मिलकर बनाया था होलकर को नीचा दिखाने के लिए, उसी को 1802 में 1802 यानी कि ईस्वी पूना में इस संयुक्त मोर्चे को होलकर द्वारा पराजित किया गया। पराजित किया गया, ठीक है, होलकर द्वारा पराजित किया गया। ठीक है, अब हम पाते हैं कि पराजित तो कर दिया गया, लेकिन इसी बीच में रघुनाथ राव, एक नाम सुनते होंगे रघुनाथ राव, तो रघुनाथ राव के दत्तक पुत्र अमृत राव या अमृत राव के बेटे विनायक राव को पेशवा घोषित कर दिया गया। ठीक है, इस युद्ध में क्या किया गया कि रघुनाथ राव के तथा रघुनाथ राव के दत्तक पुत्र अब रघुनाथ राव का जो दत्तक पुत्र है वो कौन है, अमृत राव का बेटा विनायक राव। बना दिया गया। ठीक है, अमृत राव को पेशवा बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप जो उस समय पेशवा था 1795 से 1818 तक, कौन है, तो हमने कहा बाजीराव द्वितीय। तो परिणाम स्वरूप पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास पहुंचा और सहायता की मांग की।
ठीक, परिणाम स्वरूप बेसिन की संधि हुई। कौन सी संधि? बेसिन की संधि। और दौलतराव सिंधिया, अप्पाजी भोसले और यशवंतराव होलकर, ये तीन नाम मिलते हैं, ने पेशवा का विरोध किया, जिसके कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सहायता की मांग की किसने? अब यहां से परिणाम स्वरूप बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से सहायता की मांग की, अंग्रेजों की सहायता ली। ठीक है, चूंकि पेशवा कौन घोषित कर दिया गया, तो अमृत राव का पुत्र जो था विनायक राव, तो उसको लगा दिक्कत हुआ भाई कि अगर ये पेशवा रहेगा तो फिर मैं कैसे रहूंगा। तो इसी बीच में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायता ली और उनकी मदद से क्या करता है, पेशवा जो 12 भाई परिषद है, जो छुट पेशवा है, इन सभी पर दबाव बनाने का प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप बेसिन की संधि हुई। बेसिन की संधि, बेसिन की संधि हुई। अब देखिए, ये जो बेसिन की संधि हुई, इसमें कुछ पेशवा सरदार ऐसे थे जिन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अब पेशवा सरदार जिसमें दौलतराव सिंधिया, अप्पाजी भोसले या यशवंत राव, ये वो थे जिन्होंने बेसिन की संधि का विरोध किया। अब यानी कि होलकर को, या होलकर ने पेशवा का विरोध कर दिया, या कह लीजिए दौलतराव सिंधिया, अप्पाजी भोसले और यशवंतराव होलकर ने पेशवा का विरोध कर दिया। तो पेशवा का विरोध करने का ही मतलब था अंग्रेजों से सीधा युद्ध कर लेना। अब यहां से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो होता क्या है, इसमें जरा ये समझ लें। लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम सिंधिया और भोसले की सेना को पराजित किया। लॉर्ड वेलेस्ली सबसे पहले सिंधिया और भोसले की सेना को पराजित करता है। फिर दोनों ने अंग्रेजों से अलग अलग संधि कर लिया। सिंधिया ने अलग किया और भोसले ने अलग संधि कर लिया। फिर 1805 में अंग्रेजों ने यशवंतराव होलकर को भी पराजित कर दिया। ठीक, परिणाम स्वरूप इसने भी अंग्रेजों से संधि कर ली। अब कई बार एग्जाम में पूछता है कि पेशवा जो सरदार हैं, ठीक, पेशवा से लेके जो छुटमुट जो मराठा सरदार है, उनका संधि क्रम क्या रहा है। तो पेशवा ने सिंधिया के भोसले में होल कर दिया। पेशवा सबसे पहले, उसके बाद सिंधिया, फिर भोसले। घोसले यानी भोसले, घोसले या भोसले दोनों एक ही व्यक्ति का पर्याय है, घोसले या भोसले, होल कर दिया। यानी लास्ट में होलकर, सबसे लास्ट में समझौता जो करेगा वो होलकर करेगा, और सबसे पहले जो समझौता करेगा वो पेशवा करेगा। ठीक, तो ये मेरी बात हुई कि 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने यशवंतराव होलकर को भी पराजित कर दिया, और परिणाम स्वरूप इसने भी अंग्रेजों से संधि कर लिया। ठीक, तो यहां पे लिख लेंगे इसको हटाते हैं। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले दौलतराव सिंधिया, अप्पाजी भोसले और यशवंतराव होलकर,
पेशवा का विरोध किया। उसके आगे क्यों विरोध किया था ये आप जानते ही हैं, क्योंकि जो तत्कालीन पेशवा था वो नहीं चाहता था कि कोई और पेशवा बने। ठीक है, अब यहां से ये होता है जिसके कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ तो हम पाएंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम सिंधिया और बाद में भोसले की सेना को पराजित किया। सबसे प्रथम, यानी कि जब लॉर्ड वेलेस्ली आया तो लॉर्ड वेलेस्ली क्या कर रहा है, सिर्फ युद्ध नहीं कर रहा है बल्कि युद्ध के साथ साथ एक संधि का प्रस्ताव दे रहा है, जिसे भारतीय इतिहास में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। तो यही पूछता है कि सहायक संधि करने वाले मराठा सरदार, पेशवा से लेकर मराठा सरदार तक, तो इसी का एक फार्मूला है कि पेशवा ने सिंधिया के भोसले में होल कर दिया। ध्यान रखिएगा, यही एक फार्मूला है जो आपको सीधा बताए, क्योंकि संधियां बड़ी नजदीक नजदीक की गई हैं। ठीक, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम सिंधिया और भोसले की सेना को क्या किया, पराजित किया। पराजित किया। ठीक है, दोनों ने अंग्रेजों से अलग अलग संधि कर लिया। संधि कर लिया। ठीक, फिर 1805 में अंग्रेजों ने यशवंतराव होलकर को भी पराजित किया। होलकर को भी पराजित किया। ठीक है, यशवंतराव होलकर को भी पराजित किया। परिणाम स्वरूप इनसे भी अंग्रेजों ने संधि कर लिया। संधि कर लिया। ठीक है, थोड़ा विशद विषय, फिर भी इसको हम लास्ट में एक बार फिर लेके आएंगे आपको, अभी तुरंत थोड़ी देर में। अब इससे आगे चलते हैं और पढ़ते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। ठीक है, चलिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मतलब 1817 से 1818। ठीक, यह युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में, यह युद्ध क्या किया गया, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में लड़ा गया। अंग्रेजों ने 1817 ईस्वी में सिंधिया से ग्वालियर की संधि की, जिसके अनुसार सिंधिया पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करेगा। यह बात तय हुई थी कि अंग्रेजों ने 1817 में एक संधि किया था।
और ये संधि किससे था? सिंधिया से। पिंडारियों के दमन में सिंधिया अंग्रेजों की सहायता करेगा। सहायता करेगा, ठीक है। और चंबल नदी का जो क्षेत्र था, यानी कि चंबल नदी के दक्षिण पश्चिम की तरफ, यानी कि चंबल नदी का जो दक्षिणी जो हिस्सा है उसके पश्चिम की तरफ क्या किया जाएगा कि राज्य से अपना अधिकार समाप्त करेगा। क्या करेगा? चंबल नदी के पश्चिम की तरफ से क्या क्या करेगा? समाप्त करेगा। समाप्त करेगा, ठीक है। अब जून 1817 ईस्वी में अंग्रेजों ने पेशवा से पूना की संधि कर ली इसी बीच में। कब? जून 1817 में। अंग्रेजों ने पेशवा से पूना की संधि की। पूना की संधि की। अब जिसके तहत पेशवा ने मराठों की प्रधानता त्याग दी। मराठों की प्रधानता देखिए त्याग दी। अब मराठों की प्रधानता त्याग देगा तो क्या होगा सोचिए। इससे या इससे पहले भोसले ने भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया था। ये घटना जब घट रही थी उसके इससे पहले ही जो भोसले है वो भी अंग्रेजों की अधीनता कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया। 1817 ईस्वी में ही संधि का उल्लंघन करके पेशवा भोसले और होलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इनको लगा कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, उन्हें डिवाइड करके उन पर रूल कर रहे हैं। अब उन्होंने एक होने की सोच ली। अब पेशवा को समझ में आया लेकिन देर में आया, और इसी के परिणाम स्वरूप 1817 में एक संधि की गई। अब इस संधि में हम पा रहे हैं कि न केवल उल्लंघन हुआ, उल्लंघन क्या कि पेशवा गठजोड़ बनाता है। पेशवा ने गठजोड़ बनाया किसके साथ? तो हम जानते हैं कि पेशवा ने भोसले और होलकर को जोड़ लिया। भोसले तथा होलकर को जोड़ लिया। जोड़ लिया। अब ये जोड़ लिया तो जाहिर सी बात है कि यहां जोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई, यानी पेशवा भोसले और होलकर वन वर्सेस अंग्रेज हो गया। ठीक है। परिणाम स्वरूप हम पाते हैं किरकी में पेशवा, सीताबर्डी में भोसले और महिदपुर में होलकर अंग्रेजों से पराजित होते हैं। ठीक, यानी कि एक के बाद एक इन तीनों को ही अंग्रेज पराजित करता है। कहां? तो हम पाएंगे पेशवा किरकी में।
किरकी में पेशवा पराजित हो गया। फिर हम पा रहे हैं कि सीताबर्डी में भोंसले सीताबर्डी में पराजित हुआ और बचा होलकर। तो होलकर महीदपुर में पराजित हो गया। ठीक, ये तीनों ही पराजित हो गए। जनवरी 1818 में होलकर अंग्रेजों से मंदसौर की संधि करके राजपूत राज्यों से अपना अधिकार वापस ले लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय कोरेगांव और अस्टी के युद्ध में पराजित होने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और पाते हैं कि अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर पेशवा के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। ठीक, तो हम पाएंगे कब? 1818 में। पेशवा पद की समाप्ति और मराठा राज्य अब अंग्रेजी राज्य। मराठा राज्य क्या हो गया? अंग्रेजी राज्य बन गया। पेशवा को 4 लाख रुपए पेंशन देकर कानपुर के पास एक गांव है बिठूर, वहीं पर पेशवा को निर्वासित कर दिया गया, यानी कि वहीं रहने की आज्ञा दी गई। यहीं पर 1853 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये मेरी कही हुई बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए।